morning to everyone. My name is Jagriti Tukral and today we are going to study chapter number 14, that is water, from class 6 science textbook. Chapter number 14 water. So basically इस chapter में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पानी हम कैसे यूज करते हैं, हाउ मच वाटर डू वी यूज, कितना पानी हम दिन में यूज करते हैं, हमें पानी कहाँ से मिलता है, रेन वाटर क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है, और कितनी अगर रेन ज्यादा हो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, रेन कम हो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, हम पानी को कैसे कंजर्व करेंगे। बेसिकली ये सारे जितने भी पानी से रिलेटेड कंसेप्ट हैं, जितने भी वाटर से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, हम इस चैप्टर में बेसिकली वही चीजें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सब टॉपिक मतलब कंसेप्ट जो आपकी बुक में गिवन है, दैट इज हाउ मच वाटर डू वी यूज। हम एक दिन में कितना पानी यूज करते हैं या कितना पानी हमें रिक्वायर है, या किन किन चीजों में पानी यूज होता है। बेसिकली किन किन चीजों में आप डेली बेसिस पे पानी को यूज करते हैं। सोचिए, आप बोर्ड की तरफ मत ध्यान दीजिए, आप खुद से सोचिए कि आप कैसे पानी को यूटिलाइज करते हैं, किन किन जगहों पे पानी यूज होता है। सबसे पहला ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट इज ड्रिंकिंग। सेकेंड इज बाथिंग, नहाने के लिए पानी बहुत जरूरी है। थर्ड, वॉशिंग यूटेंसिल्स। अब आप गंदे बर्तनों में तो खाना नहीं खाएंगे ना, बर्तन धोते टाइम पानी की जरूरत पड़ती है, सो वॉशिंग यूटेंसिल्स। ब्रशिंग, जब आप ब्रश करते हो तब आपको पानी की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। वॉशिंग क्लोथ्स, जब आप कपड़े धोते हो, आप गंदे कपड़े तो नहीं पहनते ना, गंदे कपड़ों में से स्मेल आती है, तो क्या करते हैं, जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम उनको धोने के लिए भेजते हैं, तो धोने के लिए क्या जरूरत है, पानी की, सो वॉशिंग क्लोथ्स। टॉयलेट्स, ऑब्वियसली वॉशरूम्स में हमें पानी की जरूरत पड़ती है। क्लीनिंग फ्लोर, बिल्कुल, जब हमने फ्लोर को वॉश करना होता है, घर को धोना होता है, तो हमें किसकी जरूरत होती है, पानी की। सो बेसिकली इन चीजों से आपको क्या पता चलता है, आपको इन चीजों से ये पता चलता है कि वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वाटर अगर ना मिले आपको, मान लीजिए आपको सिर्फ एक बकेट मिल रही है पूरे एक दिन की, तो क्या आप ये सारी चीजें परफॉर्म कर पाएंगे? क्या आप उस एक बकेट में से मान लीजिए आपको आदत है 8 ग्लास पानी पीने की दिन में, और बकेट में सिर्फ 7 ग्लासेस है, तो आपका सिर्फ ड्रिंकिंग का ही प्रोसेस पूरा नहीं होगा, बाकी चीजें तो बाद की बात है। मतलब आप ये देखिए कि पानी हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। क्यों? क्योंकि इतने सारे यूजेस हैं। वाटर के बिना हम क्या रह पाएंगे? अगर वाटर नहीं होगा तो क्या हम पानी पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। वाटर नहीं होगा तो हम क्या नहा पाएंगे? नहीं नहा पाएंगे। वाटर नहीं होगा तो क्या आप अपने कपड़े धो पाएंगे? नहीं। आप अपने बर्तन धो पाएंगे? नहीं। आप ब्रशिंग कर पाएंगे? नहीं। तो इट शोज कि वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। अब ये तो हो गया डोमेस्टिक यूजेस, ठीक है। डोमेस्टिक यूजेस हो गए कि वाटर के क्या क्या डोमेस्टिक यूज हैं। डोमेस्टिक यूज से मतलब है घरेलू कामों में, मतलब आपके घर में पानी की क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है, आपके घरों में पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने बताया कि ड्रिंकिंग आपको कितनी जरूरी है, बाथिंग आप नहाते हो, घर के बेसिकली कितने कामों में पानी की जरूरत होती है। बट घर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पानी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोचिए कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसमें वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो आफ्टर दैट डोमेस्टिक यूजेस। मतलब डोमेस्टिक यूजेस के अलावा, मतलब आपके घर के यूजेस के अलावा आपको क्या लगता है पानी बाहर कहाँ कहाँ और यूज होता होगा? सबसे पहला, अगर आपको नहीं दिमाग में आ रहा है, सबसे पहला टू ग्रो क्रॉप्स। क्रॉप्स को ग्रो होने में पानी की बहुत जरूरत होती है। पानी नहीं होगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, क्रॉप ग्रो नहीं करेगी, क्रॉप ग्रो नहीं करेगी तो वो फ्रूट नहीं देगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक ट्री को ग्रो करने के लिए क्या किस चीज की जरूरत होती है? सीड। सबसे पहला सीड प्लस वाटर। फोटोसिंथेसिस तभी होता है ना, जब आप वाटर उसको दोगे तभी एक पेड़ अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो
वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोइंग द क्रॉप्स। क्रॉप्स जो आप खाते हो, जैसे वीट खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, पल्सेस खाते हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो राइस की, जब आप एग्रीकल्चर करते हो, राइस की आप खेती करते हो, तो आपको क्या पता चलता है, जब राइस की आप खेती करते हो तो आपको पता है राइस इतना अगर मान लीजिए राइस का क्रॉप है तो वो इतना पानी में रहता है, आधे से ज्यादा वो पानी में रहता है। तो पानी कहां से मिलेगा? ऑब्वियसली, मतलब पानी, वाटर प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल टू ग्रो क्रॉप्स। क्रॉप्स के ग्रोथ में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डोमेस्टिक के अलावा भी वाटर के बहुत सारे यूजेस हैं। पहला यूज क्या है? डोमेस्टिक के अलावा, मतलब डोमेस्टिक का मतलब होता है आपके घर से बाहर पानी का क्या रोल है, पानी किस तरह रोल प्ले करता है, पानी क्यों इंपॉर्टेंट है बाहर की दुनिया में। सबसे पहला है यूज कि वो क्रॉप्स ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। सेकंड, इन इंडस्ट्रीज बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पानी की जरूरत पड़ती है, ऐसी इंडस्ट्रीज में भी पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि पानी बाहर भी और एज वेल एज डोमेस्टिकली दोनों जगह में पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आपको घर में अपना पता चल गया, ड्रिंकिंग, बाथिंग, ब्रशिंग, क्लीनिंग द फ्लोर्स, क्लीनिंग द यूटेंसिल्स एंड मेनी मोर थिंग। आपको बहुत सारी चीजों में पानी की जरूरत पड़ती है। सेकेंडली, अगर हम बाहर सोचें, घर से बाहर सोचें, तो पानी की जरूरत कहाँ पड़ेगी? आपको घर से बाहर पानी की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है क्रॉप ग्रो करने में। सेकेंड, वहां बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पानी की जरूरत पड़ती है। तो पानी सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि घर से बाहर भी एक दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो यहां आपका पहला सब कंसेप्ट होता है खत्म। हम आते हैं अपने सेकंड कंसेप्ट पे, दैट इज वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहां से मिलता है? पानी आपको कहां से मिलता है? आप सोचिए, रिवर से मिलता है, ठीक है, आप बोलोगे रिवर से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, लेक्स से मिलता है आपको पानी, वेल से मिलता है, हैंडपंप से मिलता है, और कहां से मिलता है? ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, रिवर पे मिलता है, रिवर से मिलता है आपको पानी, रिवर में पानी होता है ना। पॉन्ड से आपको पानी मिलता है, मतलब तालाब से पानी मिलता है। लेक से आपको पानी मिलता है, मतलब झील से आपको पानी मिलता है। वेल मतलब कुएं से आपको पानी मिलता है। हैंडपंप आपने देखे होंगे ना, उधर से आपको पानी मिलता है। और आप लोगों में से कुछ सोच रहे होंगे कि हाँ, घरों में हमें पानी कहां से मिलता है? टैप से, हमें घरों में से पानी मिलता है। बट अब यहां एक क्वेश्चन अराइज होता है कि टैप्स में पानी कहां से आता है? टैप्स में से पानी कहां से आता है? तो इस सवाल का आंसर है, आप लोगों में से कई सोच रहे होंगे कि पानी तो हमें टैप से मिलता है, बट टैप में पानी कहां से आ रहा है? तो जो टैप से पानी, माय डियर, इन पांचों चीजों से आ रहा है। मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमने रिवर ली, रिवर से पानी फिल्टर होता है, फिल्टर होकर गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा नेटवर्क्स बनाए हुए हैं, पाइप्स के काफी ज्यादा नेटवर्क्स बनाए हुए हैं, और वो नेटवर्क हमारे घरों के टैप से अटैच्ड है। ठीक है, वो नेटवर्क्स हमारे घरों के टैप से अटैच्ड है। तो क्या होता है, रिवर से पानी फिल्टर होके उन पाइप्स के थ्रू हमारे घरों में टैप्स में पानी आता है। बट सोचने की बात है, अब हमें पता चल गया रिवर का भी, लेक से भी पानी आता है कईयों के घर में, और कईयों के घर में पॉन्ड से भी पानी आता है। सो बेसिकली इन जगह से हमारे घरों में पानी आता है। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि रिवर में पानी कहां से आता है? टैप्स का तो पता चल गया कि घरों में जो नलके होते हैं उनमें से पानी आता है रिवर से, लेक से, वेल से। बट रिवर्स में पानी कहां से आता है? क्वेश्चन अराइज होता है कि रिवर में पानी कहां से आता है। तो मैं आपको समझाती हूं कि रिवर में पानी कहां से आता है। देखिए, कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। हमारी अर्थ है, ये है हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ। अर्थ में 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है। अर्थ, जैसे आप समझाने की कोशिश करती हूँ, अर्थ है, अर्थ का 1/3 हिस्सा लैंड है
और 2/3 हिस्सा पानी है। मतलब अर्थ अगर 100% है तो उसमें से 70% अर्थ वाटर से भरी हुई है। अर्थ पे ज्यादातर 70% तो पानी भरा हुआ है और 30% लैंड है जिसपे हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, जिसपे हम लोग रह रहे हैं वो सिर्फ 30% जगह है और बाकी 70% सारा पानी से कवर्ड है। अर्थ पूरी पानी से कवर्ड है, ये पूरा पानी से कवर्ड है। मैंने आपको बताया अगर अर्थ 100% है तो 70% अर्थ वाटर से है, कवर्ड है। और इस 70% में क्या आता है? ओशंस, सीज। ठीक है, ओशंस और सीज। ओशन का जो पानी होता है वो होता है सॉल्टी। ठीक है, इन ओशंस और सी से ही पानी रिवर्स वगैरह में आता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है ये ओशन से सीज, जो ओशंस और सीज हैं मतलब समुद्र से पानी रिवर्स में कैसे कन्वर्ट होता है, रिवर्स में कैसे आता है। मैंने आपको एक चीज बताई, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि रिवर्स में पानी कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया अर्थ पे जो 2/3 अर्थ का हिस्सा है या 70% अर्थ का जो हिस्सा है वो पानी से कवर्ड है। कौन से वाले पानी से कवर्ड है? ओशंस और सीज से। अब ओशंस और सीज से रिवर में कैसे पानी जाता है ये हम समझेंगे एक कंसेप्ट के थ्रू, दैट इज वाटर साइकिल। किस कंसेप्ट से समझेंगे? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल से हमें पता चलेगा कि ओशंस और सीज से पानी रिवर्स में कैसे जाता है या सीज रिवर्स या लेक्स में कैसे जाता है। सो अब हम समझेंगे वाटर साइकिल के प्रोसेस को। वाटर साइकिल का प्रोसेस हम क्यों समझ रहे हैं? ताकि हमें ये पता चल सके कि ओशन से पानी रिवर्स या लेक्स या पॉन्ड्स में कैसे पहुंच पाता है। ओशन से पानी रिवर्स और लेक्स में कैसे पहुंच पाता है, जो कि मैंने आपको बताया था पहुंचता है वाटर साइकिल की मदद से। तो आइए समझते हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है। ठीक है, वाटर साइकिल, हम वाटर साइकिल को पढ़ेंगे स्टेप्स में। ठीक है, बेसिकली 3 से 4 स्टेप्स में आपको पूरा वाटर साइकिल समझ में आ जाएगा। सो सबसे पहला स्टेप वाटर साइकिल में क्या होता है? वाटर इवेपोरेशन का। वाटर इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन, वाटर इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। सबसे पहला स्टेप है वाटर इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा वाटर इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन कैसे होता है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, वाटर वेपर्स एंटर्स इन द एयर थ्रू इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। आइए समझते हैं। आपने देखा होगा कि आप बाहर कपड़े डालते हैं सूखने के लिए, आप बाहर कपड़े डालते हैं सूखने के लिए और सन की रेस पड़ती है कुछ टाइम बाद, मतलब आफ्टर 3 to 4 आवर्स के बाद आप देखते हैं कपड़े आपको थोड़े ड्राई लगते हैं। क्यों? आपने तो गीले कपड़े डाले थे, तो आपको 2-3 घंटे बाद ड्राई कपड़े कैसे मिल सकते हैं? क्योंकि उसमें जो पानी है, जो कपड़ों में पानी है, वो सन की रेज की मदद से, सन से आती है हमें हीट, वो कपड़ों पे पड़ी, जो पानी उसमें होता है, जो पानी कपड़ों में होता है वो इवेपोरेट कर जाता है। मतलब जो लिक्विड फॉर्म में पानी होता है वो गैशियस फॉर्म में बनके इवेपोरेट हो जाता है। समझ में आई मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। आप क्या कीजिए, आप रूफ पे, अपनी छत पे एक बकेट डाल दीजिए पूरी पानी की। आफ्टर 1.5 आवर आप उसको ये देखना कि वो पानी आपको नजर ही नहीं आएगा। वो पानी, क्योंकि वो पानी इवेपोरेट हो चुका होगा, वो पानी इवेपोरेट हो चुका होगा। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। आप क्या कीजिए, एक यूटेंसिल में या किसी भी आपके घर में कोई भी बर्तन है उसमें पानी भरिए और उसको गर्म होने के लिए रख दीजिए। मतलब फुल स्टीम पे, फुल आपने उसको हीट देनी है। जब आप उसे फुल हीट दोगे तो आपको अराउंड हाफ एन आवर के बाद अब आप जब उस पानी को देखोगे आपको यूटेंसिल में पानी नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो पानी इवेपोरेट हो जाता है। आपने उसको इतनी हीट दी, आपने उसको इतनी गर्मी दी कि वो पानी इवेपोरेट हो गया। तो आई होप आपको वाटर इवेपोरेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब हम वाटर को हीट देते हैं तो क्या होता है, वाटर का अमाउंट कम हो जाता है और वाटर इवेपोरेट कर जाता है। वाटर, आपकी सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ, वाटर उड़ जाता है। सिंपल सी बात है। तो क्या होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है। वाटर इवेपोरेशन का क्या कंसेप्ट है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये फायर है, हीट दे रहे हो आप गैस पे, आपने यहां कोई पानी रखा,
आफ्टर 1.5 आवर के बाद आप क्या देखोगे? 1.5 आवर के बाद क्या देखोगे? जो पानी यहां होगा, ये फायर है, फिर से मैं बता दूं, ठीक है, क्या होगा? जो ये पानी इस लेवल पे था ना, वो पानी इस लेवल पे आ जाएगा, इतना कम हो जाएगा पानी। क्यों? क्योंकि आप नीचे से उसको हीट दे रहे हो, और वो क्या हो रहा है, वो पानी जो यहाँ पे इतने लेवल का था यहाँ पे इसलिए हो गया क्योंकि वो पानी इवेपोरेट हो गया। क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। और जब पानी इवेपोरेट हुआ तो क्या हुआ? वाटर वेपर्स बने। जब पानी इवेपोरेट हुआ तो क्या बने? वाटर वेपर्स बने। और जब पानी इवेपोरेट होके वाटर वेपर्स बने तो क्या हुआ? वाटर वेपर्स बनने से क्या हुआ? वो एयर में चले गए। वाटर वेपर्स एयर में चले गए। तो मैंने क्या लिखा है ऊपर? वाटर वेपर्स एंटर्स इन द एयर। एयर में वाटर वेपर्स बन गए, किससे? थ्रू इवेपोरेशन। थ्रू इवेपोरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब आप पानी को गर्म करते हो या पानी को कोई भी हीट मिलती है तो क्या होता है? पानी इवेपोरेट करता है और क्या बन जाते हैं? वाटर वेपर्स। कहां पे होते हैं वाटर वेपर्स? एयर में। ठीक है, हवा में वाटर वेपर्स होते हैं। तो आपको इवेपोरेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब एक होता है ट्रांसपीरेशन। जिनको ट्रांसपीरेशन का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ ट्रांसपीरेशन कौन शो करता है। ट्रांसपीरेशन प्लांट्स में दिखती है हमें। इवेपोरेशन तो हम इंसान कर रहे होते हैं कि मान लीजिए आपने पानी गिर दिया, आप हाफ एन आवर के बाद वो देखोगे सन की हीट में आपने पानी गिर दिया अपनी रूफ पे, क्या हुआ? वो पानी इवेपोरेट कर जाएगा और वाटर वेपर्स बन जाएंगे। बट ट्रांसपीरेशन प्लांट्स शो करते हैं। प्लांट्स कैसे शो करते हैं ट्रांसपीरेशन? मैं आपको यहां समझाती हूँ ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस क्या होता है। ये बॉक्स के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जो प्लांट्स होते हैं ना, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ट्री है, ठीक है, ट्री रहने देते हैं, प्लांट बनाते हैं, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ये प्लांट है आपके पास। एक प्लांट को क्या है कि हम ग्रो करने के लिए पानी देते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आपने यहाँ इसको वाटर दिया, कुछ यहाँ आपने इसको वाटर दिया, तो क्या होगा? जो वाटर, और यहां इसको सनलाइट मिल रही है, यहां इसको सनलाइट मिल रही है, तो क्या होगा? जो प्लांट होगा कि जितना उसको पानी चाहिए होगा अपनी स्टेम में ले लेगा, यहां पानी ले लेगा, अपने फ्रूट्स के लिए पानी स्टोर कर लेगा जितना उसको पानी चाहिए, और बचा हुआ पानी वो बचा हुआ पानी क्या होगा? वो ट्रांसपिरेट हो जाएगा एयर में जाके। मतलब जितना उसको पानी चाहिए होता है अपना फूड बनाने के लिए और अपने स्टेम, अपनी ग्रोथ के लिए, उतना तो वो पानी यूज कर लेता है। हमने एक्सेस में पानी दे दिया, मान लीजिए आपने एक्सेस में पानी दिया, तो जितना उसको पानी चाहिए होगा वो उतना ही यूज करेगा। उसके बाद वो पानी जो रह जाता है वो क्या होता है? वो पानी इवेपोरेट, वो पानी हवा में जाने लगता है, वाटर वेपर्स बन जाते हैं उसके, और उस प्रोसेस को आप बोलोगे ट्रांसपीरेशन। क्या बोलोगे? ट्रांसपीरेशन। इवेपोरेशन नहीं बोलोगे। जितना पानी प्लांट्स को चाहिए होता है प्लांट्स उतना ले लेते हैं। उसके बाद जब प्लांट्स का अपना काम सारा पूरा हो गया, प्लांट्स को जितना पानी चाहिए होता है वो ले लेते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ पानी होता है वो क्या होता है? वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हीट मिल रही है उसको सन की। जब वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है वो पानी, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशन। तो इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि पानी हम देते हैं, वो हीट हो जाता है सन की रेस से, या कोई भी आप आर्टिफिशियल हीट दे रहे हो, और वो वाटर वेपर्स एयर में चले जाते हैं। सो वाटर वेपर्स बनते हैं। सबसे पहले हम पानी देते हैं, उसके बनते हैं वाटर वेपर्स। तो आपको समझ में आ गया वाटर वेपर्स एयर में कैसे आते हैं? इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। सो आई होप आपको स्टेप 1 समझ में आ गया होगा कि वाटर से बनते हैं, वाटर को जब हीट किया जाता है तो वाटर वेपर्स बनते हैं। वाटर वेपर्स कहाँ होते हैं? एयर में। किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं? इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। अब हम आते हैं स्टेप 2 में। यहां तो हमारे पास वाटर वेपर्स बन गए हवा में, इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन के थ्रू। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2, क्लाउड्स फॉर्म। अब वाटर वेपर से आगे क्या होता है? देखिए, वाटर वेपर्स से बनते हैं हमारे पास क्लाउड्स। आई समझ में? वाटर वेपर से हमारे पास बनते हैं क्लाउड्स। कैसे बनते हैं समझते हैं।
देखिए वाटर वेपर्स हमारे एयर में चले गए, जैसे जैसे वो एयर में आगे ऊपर ऊपर जाते रहते हैं, हाइट बढ़ाते रहते हैं, तो क्या होता है जब वो एयर में जब वो ऊपर ऊपर, आपने देखा होगा कि हम माउंटेन्स में जाएंगे तो ठंड ज्यादा हो जाती है, हम प्लेन एरिया में रह रहे हैं ठंड कम है, बट जैसे जैसे हम माउंटेन्स में जाते हैं तो ठंड कम होती है, ठंड ज्यादा होती रहती है, माउंटेन्स में ठंड ज्यादा होती है, प्लेन एरिया में ठंड कम होती है। तो जैसे जैसे वाटर वेपर्स ऊपर एयर में जाते रहेंगे तो क्या होगा, ठंड उनको मिलती रहेगी। तो वाटर वेपर्स होते हैं गैस की फॉर्म में, याद रखेंगे जो वाटर वेपर्स आपके होते हैं ये होते हैं गैस की फॉर्म में, ठीक है। जैसे जैसे वाटर ऊपर जाता रहेगा तो क्या होगा, जैसे जैसे वाटर ऊपर जाता रहेगा कूलिंग बढ़ती जाएगी, कूलिंग बढ़ती जाएगी तो ये जो गैस वाली चीज है या जो ये वाटर वेपर्स है ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, ये लिक्विड फॉर्म में बनते जाएंगे, गैस का लिक्विड फॉर्मेशन ऊपर बनता जाएगा जैसे जैसे वाटर वेपर्स ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है। और ये क्या बन जाएंगे, टाइनी ड्रॉपलेट्स, क्या बन जाएंगे, ड्रॉपलेट्स, एक छोटे छोटे से आपके पास ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में समझाती हूँ, आपने ऊपर भेजी भाप, आपने भाप ऊपर भेजी, कोई गैस भेजी, वाटर वेपर्स गैस है, गैस की फॉर्म में जैसे जैसे वो ऊपर जाते गए कूलिंग बढ़ती गई, जैसे जैसे कूलिंग बढ़ती गई तो ऊपर जाके वो लिक्विड फॉर्म में टाइनी ड्रॉपलेट्स आपको बन जाएंगे, टाइनी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपके पानी के वो बन जाएंगे, ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स। तो उस प्रोसेस को, जब गैस से कोई चीज लिक्विड में जा रही होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। सिंपल सी बात है, जब हम पानी को गर्म करते हैं या पानी गर्म हो रहा होता है तो लिक्विड से गैस की फॉर्म में जाता है, मतलब वाटर लिक्विड की फॉर्म से वाटर वेपर्स बनते हैं और वाटर वेपर्स होते हैं गैस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। और जब गैस से लिक्विड में फॉर्म में दोबारा होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। सो जैसे जैसे वाटर वेपर्स ऊपर जाते रहेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। मैंने आपको बताया माउंटेन्स ऊपर होते हैं तो ठंड ऊपर होती है, जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते रहेंगे वाटर वेपर्स लिक्विड टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, छोटे छोटे पानी की बूंदें बनने लगेंगी उन गैस वाटर वेपर्स की, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो आइए क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं मैं आपको वो समझाती हूँ। जो वाटर वेपर्स इन द एयर condenses to form tiny droplets। आई समझ में, वाटर वेपर्स इन द एयर, वाटर वेपर्स जो हवा में होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। क्यों कंडेंस होते हैं, क्योंकि ऊपर ठंड होती है। जैसे जैसे वो हाइट से एयर से ऊपर ऊपर जाते रहेंगे तो क्या होगा, वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, कंडेंसेशन हो जाएगी। कंडेंसेस लिखा है ना, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे। मैंने आपको बताया ना कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर वेपर्स टाइनी ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। टाइनी ड्रॉपलेट्स बन गए ऑफ वाटर विच अपीयर्स एज क्लाउड्स, जो हमें क्लाउड्स की तरह दिखते हैं। तो जो पानी आप भेज रहे हो, जो पानी की भाप बन रही है, जो वाटर वेपर्स बन रहे हैं, वो जब एयर में ऊपर ऊपर जाते रहेंगे वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, और वो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो बन जाएंगे क्लाउड्स, वो बनेंगे क्लाउड्स, वो हमारे पास बनेंगे क्लाउड्स। जो कि आपको क्लाउड्स नजर आते हैं वो क्या होते हैं, जो वाटर की भाप हम लोग ऊपर भेजते हैं, वाटर इवेपोरेट एयर में होता है तो वो हमें ऊपर जाके टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे बन जाते हैं और वो हमें क्लाउड्स की तरह दिखते हैं। छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स जब अपने आप को कंबाइन कर लेते हैं तो आपको एक बड़ा सा क्लाउड नजर आता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये छोटे छोटे जितने भी टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं ये कंबाइन होके बड़ा सा क्लाउड बना देते हैं। मैनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स कम्स टुगेदर, बहुत सारे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ मिलकर कम्स टुगेदर एंड फॉल डाउन एज रेन, स्नो और स्नो। बहुत सारे टाइनी ड्रॉपलेट्स मिलकर क्लाउड्स बनाते हैं और जब वो बिल्कुल एकदम पूरे इंटेंसिटी से भर जाते हैं कि बस अब उनको बरसना होता है तो वो रेन
और स्नो की फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं वापस। तो आपको समझ में आया? अभी वाटर साइकिल का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, एक दो और भी स्टेप्स हैं इसमें समझने वाले। आई होप आपको फर्स्ट 2 स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। पहले स्टेप में क्या हुआ, वाटर इवेपोरेट करा और वाटर इवेपोरेट किया, वाटर जब इवेपोरेट होके हवा में गया, जैसे जैसे वो ऊपर जाता गया कंडेंसेशन होती गई, वो वाटर इवेपोरेशन वाटर वेपर्स के क्या बने, टाइनी ड्रॉपलेट्स, और टाइनी ड्रॉपलेट्स बहुत सारे कंबाइन होके हमारे पास बने क्लाउड्स। जब वो पूरे एक हैवी क्लाउड बन गए तो उधर से हमारे पास नीचे क्या आई, रेन और स्नो। कई जगह पे बर्फ के गोले गिर जाते हैं, कई जगह पे रेन हो जाती है। तो आई होप आपको ये 2 स्टेप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप के बारे में कि थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में वाटर इवेपोरेट करा, हवा में गया। सेकंड स्टेप में उस हवा में जो वाटर वेपर्स गए वो जैसे जैसे ऊपर जाते गए वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बनते गए, उन टाइनी ड्रॉपलेट्स से क्लाउड बने और क्लाउड जब बर्स्ट करे तो हमारे पास रेन आई। रेन कहाँ पे आई, रेन और स्नो आई हमारे लैंड पे। देखिए लैंड पे रेन और स्नो हुई, माउंटेन्स पे स्नो हुई। ठीक है, जब माउंटेन्स पे रेन हुई या स्नो हुई तो क्या हुआ, जब माउंटेन्स पे रेन हुई या फिर स्नो हुई तो क्या हुआ, जब ये माउंटेन से रेन और स्नो हुई तो जो रिवर्स में पानी आने लग गया। जो यहाँ रिवर्स थी, माउंटेन्स पे रेन हुई तो यहाँ रिवर्स में पानी आने लगा, और लैंड पे जब रेन हुई, जब क्लाउड से यहाँ रेन हुई तो क्या हुआ, जब क्लाउड से रेन हुई तो रिवर्स में पानी आ गया, और ये सारा रिवर्स से पानी मिलकर हमारा ओशन में पानी वापस से आ गया, हमारा ओशन में पानी दोबारा से आ गया। तो आपको ये चीज समझ में आई कि पानी इवेपोरेट हुआ, ठीक है, पानी से इवेपोरेशन से क्लाउड्स बने, क्लाउड्स बर्स्ट हुए और फिर से लैंड पे वापस आए और फिर से पानी आ गया। तो ये जो पूरा सर्कल है उस चीज को आप बोलोगे वाटर साइकिल। क्या बोलोगे, वाटर साइकिल। सो वाटर साइकिल के 3 स्टेप थे। पहला वाटर इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, सेकेंड रेन क्लाउड फॉर्मेशन, थर्ड बैक टू द ओशंस। जब रेन हुई तो रेन से पानी रिवर्स में भी पहुंच गया, लेक्स में भी पहुंच गया, पॉन्ड्स में भी पहुंच गया, और रिवर्स के थ्रू हमारे पास ओशंस में भी पहुंच गया। सो वाटर साइकिल की क्या डेफिनेशन हुई, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द ओशन एंड द लैंड। जो सर्कुलेशन हुई वाटर की ओशन से लैंड के बीच में, उसको आप क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल। उसको आप क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल। आई होप आपको सारा कंसेप्ट वाटर साइकिल का मैंने जो 3 स्टेप्स में आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इस टॉपिक के लास्ट कंसेप्ट के ऊपर कि वाटर साइकिल आप लोगों को आई होप सारा समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज व्हाट इफ इट रेन्स हेवीली। अगर रेन बहुत ज्यादा तेज हो जाए या बहुत हैवी रेनफॉल हो जाए, बहुत ज्यादा रेन हो जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। अगर आप सोचिए अगर रेन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ओशंस रिवर्स का लेवल बढ़ जाएगा। रिवर्स और ओशंस में ऑलरेडी पानी बहुत है, ठीक है, क्या होगा, रेन अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, ओशंस में पानी बढ़ जाएगा, ओशंस में पानी बढ़ेगा, रिवर्स में पानी बढ़ जाएगा, रिवर्स में लेक्स में पानी बढ़ जाएगा, और वो क्या होगा, वो लैंड पे आना शुरू कर देंगे। लैंड पे आएंगे तो अगर लैंड पे पानी ज्यादा आ गया, अगर जहां हम रह रहे हैं डोमेस्टिक एरियाज में पानी ज्यादा आ गया तो क्या होगा, तो आएगा हमारे पास फ्लड्स। अगर रेन ज्यादा हो गई तो क्या होगा, ओशंस का लेवल बढ़ जाएगा, ओशंस में पानी का लेवल बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली रिवर्स में भी पानी का लेवल बढ़ जाएगा, और वो रिवर्स जब लैंड से कनेक्ट होंगी, जब हम जहां हम रह रहे हैं वहां से कनेक्टेड होंगी तो क्या होगा, फ्लड आ जाएंगे, फ्लड्स आ जाएंगे। और फ्लड्स से आपको पता है कि कितना डैमेज पहुंचता है। फ्लड्स आती हैं तो क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सारा डैमेज मिलता है, और बहुत सारी जो मान लीजिए ओशंस में पानी है, वो पानी बाहर जो रिवर्स में पानी है, रिवर्स में कितने सारे एनिमल्स फिशेस वगैरह होते हैं वो लैंड पे आ जाते हैं, और मतलब एक्वेटिक हैबिटेट को कितना सफर करना पड़ता है अगर फ्लड्स आ जाए। तो हमें ये चीज पता है फ्लड्स से हमारे लाइवलीहुड पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, हमें क्रॉप्स को बिल्कुल डैमेज हो जाता है। तो अगर रेन हैवी होगी तो क्या होगा, फ्लड्स आ जाएंगे, ठीक है, फ्लड्स आ गए तो बहुत सारा डैमेज कर सकते हैं, हमारे लाइवलीहुड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है।
अगर what happens if it does not rain for a long time, अगर रेन ज्यादा लंबे समय तक ना हो तो क्या होगा, तब हो जाएगा ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना, सूखा पड़ना, सूखा पड़ना। सूखा पड़ने से क्या होता है, अगर ड्रॉट हो जाएगा, ड्रॉट कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है, रेन नहीं हुई तो क्या होगा, ड्रॉट आ जाएगा। ड्रॉट का मतलब होता है कि बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, कई सालों तक जब बारिश नहीं आती तो ड्रॉट हो जाता है। ड्रॉट के केस में भी क्या होता है, क्रॉप्स हार्म होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको इनफ वाटर नहीं मिल पाता, ठीक है। और क्या होता है, ओशंस में भी इवेपोरेशन होती है, ओशन से इवेपोरेशन होगी तो ओशंस का लेवल कम होने लगेगा, लेवल कम होने लगेगा तो एक्वेटिक हैबिटेट, जो पानी में जीव जंतु रह रहे हैं, पानी में जो फिशेस रह रही हैं, उन पे इंपैक्ट पड़ेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मेंटेन्ड लेवल या एक नॉर्मल लेवल पे बारिश जरूर होनी चाहिए, ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो फ्लड्स आ जाएंगे, अगर कम होगी तो ड्रॉट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस का आंसर मिल गए होंगे कि अगर रेन ज्यादा होगी तो फ्लड होगा, अगर रेन कम होगी तो ड्रॉट आएगा। इट मींस कि रेन एक रेगुलर लेवल पे जरूर हो, एक मेंटेन्ड लेवल, मतलब एक नॉर्मल लेवल पे रेन जरूर होनी चाहिए, ताकि जो हमारे लाइवलीहुड पे कोई ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, कोई ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। अब आते हैं कंजर्व वाटर, वाटर कंजर्वेशन पे। आपको पता है कि नाउ डेज पानी कितने ज्यादा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतनी उतनी वाटर की यूसेज भी बढ़ती जा रही है। बट एज वी ऑल नो, वाटर तो हमारे पास लिमिटेड ही है। वाटर हमारे पास, मैंने आपको बताया था ना, 70% ही है अर्थ पे पानी, और उसमें से भी सारा 70% पानी पीने लायक नहीं है, ठीक है। जो फिल्टर होके हमारे पास आता है वही पानी आप पी सकते हो। आप ओशंस का पानी नहीं पी सकते, आप रिवर्स का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है। वो फिल्टर होकर हमारे पास आता है, तो पूरा का पूरा 70% आपके यूज का नहीं है, ठीक है। बट लिमिटेड आता है, वाटर एक लिमिटेड सोर्स है, आप ये समझिए, वाटर एक लिमिटेड सोर्स है। जबकि 70% पानी अर्थ पे हमारे पास है, बट लेकिन आप 70 का 70% पानी नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है, उसको फिल्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा टाइम चाहिए, बहुत सारी मशीनरीज चाहिए। तो जितना हमारे पास पानी आता है वो एक लिमिटेड सोर्स है। तो ऐसा हम क्या करें कि वाटर को कंजर्व करें? तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब ब्रश कर रहे होते हैं, मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो कई बच्चों की आदत होती है, ब्रश कर रहे हैं, नीचे टैप चल रहा है। अरे जब ब्रश कर रहे हो तो टैप का क्या काम है? आप टैप को बंद कर सकते हो। व्हाइल ब्रशिंग यू शुड क्लोज योर टैप, ठीक है। टैप बंद करिए, ब्रश करिए, उसके बाद जब आप स्पिट करेंगे तो क्या, पानी चलाइए और फिर आप अपना जो माउथ वॉश करना है वो कीजिए। तो सिमिलरली आप ये कर सकते हैं। सेकेंडली, कई लोगों की आदत होती है फ्लोर्स बिल्कुल धोने लग जाते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, फ्लोर्स धोने नहीं है, आपको मोपिंग करनी है। मोपिंग का मतलब होता है पोछा लगाना है। जो काम एक बाल्टी पानी से हो सकता है, वो आप उसके लिए 10 बाल्टी पानी क्यों लगा रहे हैं? आप फ्लोर धोएंगे तो क्या होगा, 10 से 15 बाल्टी लग जाती है। बट अगर आप मोपिंग करेंगे उसी फ्लोर की, मतलब अगर आप पोछा लगाएंगे तो वही काम जो 10 से 15 बाल्टी लग रहा है, वही काम आपको 3 या 4 बाल्टी में आपका आराम से हो जाएगा, एकदम आराम से। और फर्श भी आपको, जो फ्लोर होगा वो भी आपका क्लीन होगा। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। शावर से ना नहाएं, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स। शावर में क्या होता है, पानी की बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है। आप बकेट का यूज करें, ठीक है, बकेट और बाल्टी वगैरह का, बकेट और टम्बलर का यूज करें ताकि आपका पानी कंजर्व हो सके। कार वॉशिंग के लिए आप कपड़ा रखें, ठीक है। वंस इन अ वीक इट्स ओके टू वॉश योर कार विद अ गुड फ्लो ऑफ वाटर। बट लेकिन वैसे आप नॉर्मली एक कपड़ा रखें, गीला कपड़ा रखें, उससे अपनी कार वॉश करें। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसका हम ध्यान रखें तो हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल की जिससे हम लोग रेन वाटर को कंजर्व कर सकें, ये तो मैं टैप वाटर, डोमेस्टिक चीजों के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में बात कर रही हूँ। बट अगर हम चाहें, अगर हम सोचें कि हम रेन वाटर को कैसे सेव करें, तो एक कंजर्वेशन ऑफ वाटर का कंसेप्ट आपकी बुक में गिवन है, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्वेशन, अगर आपने एक बड़े लेवल पे वाटर को सेव करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेन लोगन या स्लोगन क्या है? कैच वाटर वेयर इट फॉल्स।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बेस्ट नहीं बोल सकते, एक स्लोगन है, दैट इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। मतलब जब रेन होती है तो आपको पानी को कलेक्ट करना है जहां वो गिर रहा होता है। कैसे कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। कैसे कर सकते हैं? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप का मतलब होता है छत, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब आपको जो पानी रेन से आ रहा है उसको आपने सेव करके स्टोर करना है। अब रूफ टॉप वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग समझते हैं क्या होता है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो आपकी छत पे पानी गिर रहा होता है वो उसको आप अपनी छत से कुछ पाइप्स लिंक कर दीजिए और अपनी नीचे जो लैंड में सॉइल है उसको उससे कनेक्टेड कर दीजिए। क्या होगा, जितना पानी छत पे गिरेगा वो छत से पाइप से नीचे को जाएगा, सॉइल में जाएगा। उससे क्या होगा, सॉइल में जाएगा तो सॉइल रिप्लेनिश होएगी। सॉइल रिप्लेनिश का मतलब होता है सॉइल और फर्टाइल बनेगी। सॉइल में पानी जाएगा तो ग्राउंड वाटर इंक्रीज होगा। ग्राउंड वाटर का मतलब होता है कि आपको पता है कि आपकी जमीन के नीचे भी कोई पानी का लेवल्स होते हैं, तो वो वाटर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से अगर कभी ड्रॉट की कंडीशन आई तो ड्रॉट की कंडीशन में रेन वाटर हमारी मदद कर सकता है। रेन वाटर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारी मदद कर सकती है। तो आई होप आपको समझ में आया। तो यहाँ होता है आपका चैप्टर नंबर 14 दैट इज वाटर खत्म। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। किसी को भी कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड थैंक यू वेरी मच।